हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BI टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, कुछ महीने पहले IRDA ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ चेंजेस किए हैं, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू होने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जो जानकारी देने वाले हैं उसे आप स्टैम्प पेपर मत समझ लेना। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपकी जानकारी को हम बढ़ा सकें। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए आपको आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके वर्डिंग्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मिस्टर कमल बारोत को, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं उसके बारे में हमारी जानकारी को बढ़ाएंगे। तो चलिए सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ महीनों पहले और 1 अक्टूबर से IRDA ने जो मेडिक्लेम पॉलिसी में जो चेंजेस कर रहे हैं उसके बारे में। दोस्तों, इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना जरूरी समझूंगा, क्योंकि ये जो चेंजेस है उसकी डेफिनेशन, उसका इंटरप्रिटेशन हर इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरह से कर रही है। ये मुझे तब पता चला क्योंकि अब हमारी जो कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी आई उसमें सेम स्टैंडर्ड टर्म्स कंडीशन IRDA के सर्कुलर के हिसाब से थी, लेकिन अंडरराइटिंग टर्म्स कंडीशन हर एक कंपनी ने अपनी अपनी लगाई है। तो मेरे ये वीडियो को आप एक इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं, बट रेफरेंस की तरह लेने के लिए आपकी पॉलिसी जिस कंपनी की है या आपकी एजेंसी जिस कंपनी की है उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और उसकी टर्म्स कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम एक गुड न्यूज के बारे में बात करेंगे, जो जून महीने में ही IRDA ने हमको दे दिया। उसको मोरेटोरियम पीरियड कहा जाता है, जिसके बारे में डिटेल में लिखा है कि मेडिक्लेम पॉलिसी में 8 साल के बाद कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। इसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। इस सर्कुलर के द्वारा IRDA जेन्युइन और ऑनेस्ट कस्टमर का पक्ष रखना चाहती है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है। जो बंदा 10 साल से प्रीमियम भर रहा है और उसका कोई क्लेम हो और उसको क्लेम नहीं मिले तो उसका इंश्योरेंस पर से भरोसा उठ जाता है और वो एक नेगेटिव प्रोपोगंडा करता है मेडिक्लेम के बारे में। तो IRDA ने देखा कि जहां पर जेन्युइन केस है वहां पर बेनिफिट कस्टमर को दिया जा सकता है। तो IRDA ने कहा है कि ऑल द क्लेम्स आफ्टर 8 years एक्सेप्ट फॉर परमानेंट एक्सक्लूजन and deliberate frauds should be settled। फ्रॉड, अगर कोई क्लेम फ्रॉड है, प्रूवन फ्रॉड है, तो वो नहीं मिलेगा। और अगर परमानेंट एक्सक्लूजन है, जैसे रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन है या आज की तारीख में HIV है, तो ऐसा कोई परमानेंट एक्सक्लूजन में अगर क्लेम आता है तो 8 साल बाद भी नहीं मिल सकता है। या अगर प्रूवन फ्रॉड है तो अभी प्रूवन फ्रॉड के लिए मैं मेरी समझ के हिसाब से आपको 2 एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको एक क्लैरिटी आएगी। एक बंदे की पॉलिसी 10 साल से है, उसको 14 साल पहले एक मलेरियल फीवर की वजह से 1.5 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा गया था और वो फॉर्म में पॉलिसी लेते वक्त वो 1.5 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बोलना भूल गया। अब जब 10 साल बाद उसका क्लेम आया तो डिस्चार्ज कार्ड में या इंडोर केस पेपर पे या कहीं पर रिमार्क आई कि द पेशेंट वाज एडमिटेड फॉर मलेरियल फीवर 14 years back। Insurance company has got all the right to say that non-disclosure of material fact, the contract can be void, यानी पॉलिसी कैंसल विदाउट रिफंड एंड नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम। ये एक केस हो गया। दूसरा एक केस, मैं दोनों का कंक्लूजन आपको दोनों केस बताने के बाद में बोलता हूं। दूसरा केस है कि एक बंदा 10 साल से प्रीमियम भर रहा है और 15 साल से डायबिटीज की गोली ले रहा है रोज। अब 10वें साल के बाद यानी 8 साल पूरे हो गए और उसको हार्ट का कोई क्लेम आ जाता है, जहां पर पता चलता है कि द प्रॉक्सिमेट कॉज वाज शूटिंग अप ऑफ शुगर लेवल। तो यहां पर भी 8 साल हो गए हैं। आप बोलेंगे कि 8 साल हो गए तो ये क्लेम भी सेटल होना चाहिए, लेकिन दोस्तों एक लॉजिक, एक अंडरस्टैंडिंग और एक जेन्युइननेस की बात होती है।
एक बंदा 1.5 दिन के लिए बुखार के लिए एडमिट हुआ था, वो भूल सकता है क्योंकि उसकी लाइफ में उस चीज की कोई कंटिन्यूटी नहीं है, उसको कोई प्रिकॉशंस लेने को नहीं कहा गया है, उसको रोज कोई गोली नहीं खानी है। बट एक डायबिटीज के पेशेंट को दिन में कम शुगर खाना, ज्यादा चलना, एक्सरसाइज करना और रोज की 1 या 2 गोली खाना, ये पक्की बात है। तो क्या आपको लगता है कि डायबिटीज का पेशेंट ऑनेस्टली या जेन्युइनली भूल गया होगा कि पॉलिसी लेते वक्त मुझे डायबिटीज है बताने को? तो हियर इंश्योरेंस कंपनी हैज ऑल द राइट्स। आई डोंट से दैट क्लेम विल बी रिजेक्टेड, बट the weightage will be given to the earlier case which has got no relevance for any future ailment, and not this case where the diabetes can see diabetes, blood pressure, cholesterol, asthma, ये बीमारियां नहीं है। These are the root cause for various ailments causing damages to kidney, heart, brain, can happen paralysis. So ये diabetes वाले केस को कोई ये कह सकता है कि ये proven fraud है या ये non disclosure है, नॉन डिस्क्लोजर है, और वो क्लेम 8 साल के मोरेटोरियम पीरियड के बाद भी रिजेक्ट हो सकता है। ये जो मोरेटोरियम पीरियड की हमने बात की, उसके अंदर 4 चीजें जान लेना बहुत जरूरी है। एक तो जो प्रूवन फ्रॉड होगा उसमें क्लेम नहीं मिलेगा मोरेटोरियम पीरियड के बाद भी, क्योंकि वो एक फ्रॉड है जो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरा, परमानेंट एक्सक्लूजन में जो क्लेम जो भी पड़ेगा, जैसे कि HIV है आज की तारीख में, जो शायद बाद में कवर हो जाएगा, जैसे रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन के क्लेम नहीं मिल सकते हैं, जैसे इंटेंशनल सेल्फ इंजरी के क्लेम नहीं मिल सकते हैं। तो जो पॉलिसी के पीछे परमानेंट एक्सक्लूजन का लिस्ट है, उसको मोरेटोरियम पीरियड नॉट पेएबल को पेएबल में कन्वर्ट नहीं करते। और 2 चीजें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जो पॉलिसी के डिडक्टेबल्स है वो तो मोरेटोरियम पीरियड के बाद भी लगेंगे ही। जो पॉलिसी पे को पेमेंट की अगर कंडीशन है तो वो को पेमेंट भी मोरेटोरियम पीरियड से कोई मायने नहीं रखता है। वो पेमेंट और डिडक्शन जो लगने हैं वो लगने। अब आते हैं और एक खुशखबरी के ऊपर जो हम सबके इंटरेस्ट में है, इससे हमारा प्रीमियम बहुत बढ़ सकता है। IRDA ने ऑब्जर्व किया और काफी सारे इंश्योरेंस कंपनी ने प्रपोज किया था कि मेडिक्लेम का प्रीमियम में इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दी जाए। दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस में प्रोजेक्ट इंश्योरेंस जो 1 साल से ज्यादा चलने वाला है, वो छोड़ के किसी भी पॉलिसी के ऊपर इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलती थी। लेकिन IRDA ने एक इनोवेटिव और हिस्टोरिक डिसीजन लेके सर्कुलर से लोगों को अवगत कराया कि इंश्योरेंस कंपनीज कैन प्रोवाइड इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज टू दी पॉलिसी होल्डर्स। ये पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है कि ये इंस्टॉलमेंट बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करना, या जो चालू सिस्टम है जहां पे इंस्टॉलमेंट नहीं लग रहे, पूरा प्रीमियम लमसम भरना पड़ रहा है, वो चालू रखना। यानी इट इज प्योरली इंश्योरेंस कंपनीज डिसीजन टू provide the installment facility to the policy holders or not. So every insurance company will take their own call. दोस्तों, लॉकडाउन में हमने देखा कि सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, काफी लोगों की जॉब चली गई, काफी लोगों के सैलरी कट्स हो गए, और उसमें जो हैवी मेडिक्लेम प्रीमियम, बिकॉज काफी पॉलिसीज हायर एज की, हायर प्रीमियम की है, उसमें ये फैसिलिटी आने से लोगों को एक रिलीफ हो गई। जो जुने कस्टमर थे उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा, और नई पॉलिसी यानी आवर सेल विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस बेनिफिट एंड आवर रिन्यूअल्स विल बी रिटेन। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि गए 4 महीने में कुछ बड़ी प्रीमियम की पॉलिसीज लोगों ने न चाहते हुए भी डिसकंटिन्यू कर दी। तो ये बेनिफिट आने की वजह से वो एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। नाउ the benefit could be, the premium period could be monthly, quarterly, half yearly, against what was lump sum or annually. So it is my request that make sure that you learn your agency or your company's installment facility benefit as soon as possible and try and take maximum advantage of increasing your premium. बहुत important point ध्यान में रखना जरूरी है। पॉलिसी लेने के बाद अगर कोई बीमारी होती है, any ailment contracted to a person after taking the policy and for which if he is required to claim, then वो बीमारी जब तक पॉलिसी चालू है तब तक जितनी भी बार क्लेम हुआ, अप टू सम एश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, रिजेक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास आज मैं
करीब 30 साल से ये काम कर रहा हूँ, मेरे पास काफी पुरानी पॉलिसी है और कुछ अनफॉर्चुनेट कस्टमर्स कैंसर से परेशान हो रहे हैं। तो कैंसर डिटेक्ट होने के बाद में जितनी दफे उनको केमोथेरेपी हुई, पॉलिसी लेते वक्त उनको कोई बीमारी नहीं थी, पॉलिसी लेने के 10 या 12 साल बाद कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो कैंसर की सर्जरी के बाद जो केमोथेरेपी रेगुलर करानी पड़ती है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। कोई भी बीमारी हो जो पॉलिसी लेने के बाद हुई हो और उसका अगर रिकरिंग भी क्लेम होता है तो इंश्योरेंस कंपनी सेटल करती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि ऐसी रिन्यूअल्स पे स्पेशल ध्यान देके उसको एडवांस में रिन्यू करे, क्योंकि अगर पॉलिसी में गैप आ गया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एग्जिस्टिंग एलिमेंट में शायद वेटिंग पीरियड लग जाए या कवर परमानेंट एक्सक्लूजन में चला जाए। तो आपके ऐसे जो कोई भी कस्टमर है जिनको रेगुलर एक ही बीमारी के लिए घड़ी घड़ी क्लेम लेना पड़ता है, और ऐसी पॉलिसी की रिन्यूअल के लिए आपने स्पेशल ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, आईआरडीए ने बड़े मेजर और इंपॉर्टेंट डिसीज जो पॉलिसी में कवर नहीं थे और जो ज्यादातर हर उम्र के साथ आ जाते थे, उनको भी कवर कर दिया। यानी एज रिलेटेड एलिमेंट्स वर नॉट बीइंग कवर्ड बाय मेनी इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन आईआरडीए ने अल्जाइमर और पार्किंसन, जो बहुत ही नंबर ज्यादा है हमारी कंट्री में और जो काफी लोग इससे सफर कर रहे हैं, उसके क्लेम सेटल नहीं हो रहे थे, जो अब नए सर्कुलर के वर्च्यू से आईआरडीए ने इंश्योरेंस कंपनी को अल्जाइमर और पार्किंसन का इंश्योरेंस कवरेज ऐड करने को कहा गया है। HIV एड्स जो एक परमानेंट एक्सक्लूजन था, जो अब कवर होने जा रहा है, और मोर्बिड ओबेसिटी डायबिटीज होने की वजह से ओबेस्ट है या मोर्बिड ओबेसिटी है, जो लोगों को इंश्योरेंस नहीं मिल रहा था, वो भी अब मिलने लगेगा। लेकिन ये सारी चीजों में दो चीजों का आपने ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो भी पॉइंट्स मैंने बोले उसमें दो चीजें लगेंगी। एक कैपिंग होगी, हर कंपनी ने अपनी कैपिंग लगाई होगी, तो आप ये समझ के मत चलिए कि सम एश्योर्ड तक मिलेगा। और वेटिंग पीरियड भी होगा कि अगर अल्जाइमर कवर करना है तो अल्जाइमर का वेटिंग पीरियड होगा, पार्किंसन का वेटिंग पीरियड होगा। तो ये मेरा एक आपको निवेदन है कि आप आपके इंश्योरेंस से, आपको मैंने एक आउटलाइन समझा दिया, लेकिन उसका इनर पोर्शन जब तक आप जिस कंपनी की एजेंसी लेकर काम कर रहे हैं उस कंपनी से नहीं समझेंगे, तब तक आपको चीजें अनक्लियर रहेंगी। और एक बात हमारे फेवर में ये हो गई कि आईआरडीए ने परमानेंट एक्सक्लूजन जो बंद हो गया था वो वापस चालू कर दिया। यानी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको कुछ ऐसी बीमारियां थी जो क्योर्ड हो गई थी, लेकिन वो परमानेंट एक्सक्लूजन नहीं होने की वजह से ज्यादातर वो केसेस एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे थे। मतलब अभी मेरा एक खुद का एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट का एक्सीडेंटल हिप रिप्लेसमेंट हो गया। ही इज 65 एंजॉयिंग गुड हेल्थ, बट हिप रिप्लेसमेंट हो गया है, तो 4 कंपनी ने वो केस रिजेक्ट कर दिया था। अब वो बोलता है भाई मेरे को हिप रिप्लेसमेंट मत देना, लेकिन मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे को किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे इंश्योरेंस तो दो। तो दैट वाज नॉट हैपनिंग। सो नाउ इन सच केस एनीथिंग कनेक्टेड टू हिप विल नॉट गेट कवर्ड, और हार्ट की या दूसरी सब बीमारियों का तो कवर मिलेगा। तो आईआरडीए ने परमानेंट एक्सक्लूजन को परमिशन दे दिया, जिसकी वजह से ऐसे कई क्लाइंट होंगे जिनके केसेस एक्सेप्ट नहीं हुए थे। आप आपका 4-5 साल का रिव्यू बनाइए और आपके ऐसे क्लाइंट का लिस्ट निकालिए। अगर वो हेल्थ कंडीशन सेम है तो प्रपोज कीजिए, आपका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो नया क्लाइंट को अप्रोच किए बगैर बढ़ जाएगा। आईआरडीए ने क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया कि हमारा जो लिस्ट है एक्सक्लूजन का, वो ही हर इंश्योरेंस कंपनी का लिस्ट रहेगा। इतना स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की है कि पहले हर एक कंपनी अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से एक्सक्लूजन लगाती थी। अब एक्सक्लूजन का लिस्ट आईआरडीए ने प्रोवाइड किया स्टैंडर्डाइज करने के लिए, तो वही लिस्ट रहेगा। इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से अलग से अपना एक्सक्लूजन नहीं लगा पाएगी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पहले कवर नहीं होती थी, वो भी आईआरडीए ने अपने सर्कुलर के वर्च्यू से कवर करने की इंस्ट्रक्शन दे दी है। कई इंश्योरेंस कंपनियां अगर कोई हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में है या हैजार्डस एक्टिविटी करता है तो उससे होने वाली चीजें कवर नहीं कर रही। जैसे अगर कोई सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसको अगर अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसको चमड़ी का कोई तकलीफ हुआ है, तो इट वाज बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैजार्ड एंड सर्टेन कंपनीज वेर एक्सक्लूडिंग इट, व्हिच विल नाउ गेट कवर्ड।
हेजार्डस एक्टिविटी, जैसे कि हेजार्डस स्पोर्ट्स में लोग पार्ट लेते थे, वो चीजें भी कवर नहीं थी। तो वो भी हर एक कंपनी अपनी वर्डिंग के हिसाब से हेजार्डस एक्टिविटी और हेजार्डस एम्प्लॉयमेंट दोनों को कवर करेगी। दूसरा, एक मेरे कैरियर में मैंने देखा कि काफी सारे क्लेम मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट कवर नहीं होने की वजह से रिजेक्ट हो गए। तो आईआरडीए ने स्टैटिस्टिक्स देख के साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट यानी मेंटल डिसऑर्डर को भी कवर करने का प्रपोजिशन दे दिया है। सो नाउ इंश्योरेंस कंपनीज विल कवर अप मेंटल डिसऑर्डर्स आल्सो। बहुत कम क्लेम आते हैं, लेकिन ऐसे क्लेम आते हैं। लेकिन इसमें जो ऐसे पेशेंट का जो सेल्फ इंजरी होगा वो तो एक्सक्लूजन में ही रहेगा, लेकिन जो ट्रीटमेंट फॉर बेटरमेंट होगा उसका हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो जाएगा। एज रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको कहा कि कई कंपनियां पार्किंसन या अल्जाइमर को कवर नहीं करती थी, ज्यादातर कंपनियां कवर नहीं करती थी, वो एज रिलेटेड क्लेम्स थे। अब तक सिर्फ कैटरैक्ट और नी रिप्लेसमेंट कवर होते थे, लेकिन अल्जाइमर और पार्किंसन कवर नहीं होते थे, वो कवर होने लगेंगे अब। कंजेनिटल इंटरनल डिसीज, दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो जाननी चाहिए। कंजेनिटल मतलब बर्थ से या जन्म से होने वाली बीमारी। ये दो किस्म की होती है। जो एक्सटर्नल कंजेनिटल मतलब बॉडी पे दिखने वाली, जैसे किसी को 6 उंगली हो, कोई मसा हो, जो बॉडी पे दिखता है, जन्म से है, जो बॉडी पे दिखता है, तो वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है, क्योंकि एक्सटर्नल इज नोन। इंश्योरेंस का मतलब है कि समथिंग which I don't know, which is accidental, which is sudden. So something which is external, insurance companies are not covering, but something which is internal, which I am not aware about it. So that internal was covered by few companies only. Maximum companies were not covering internal disabilities, internal congenital internal problems. उसको बोलते हैं हार्ट में होल हो सकता है, हार्ट अलग पोजीशन में हो सकता है, यूट्रस डिसऑर्डर हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर हो सकते हैं। काफी ऐसी चीजें हैं जो जन्म के वक्त से इंटरनली है लेकिन बाद में रियलाइज हुई है। तो कंजेनिटल इंटरनल डिसीज को कवर करने का इंस्ट्रक्शन इस सर्कुलर में है। तो अब सारी कंपनियां कंजेनिटल इंटरनल डिसीज को कवर करेगी। आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, आपने कोविड के वक्त भी देखा कि काफी पेशेंट्स को वेंटिलेटर का यूज करना पड़ता है। अब कई कंपनियों में ये क्लॉज था कि अगर पेशेंट जिस कंडीशन में एडमिट हुआ था उस कंडीशन में वेंटिलेटर की ट्रीटमेंट होने के बाद अगर वापस नहीं आता है तो वेंटिलेटर का क्लेम नहीं मिलेगा। दोस्तों, वेंटिलेटर का ही एक्सपेंस मैक्सिमम होता है और इंश्योरेंस कंपनी अननेसेसरी एक्सपेंस बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आईआरडीए ने एक रैशनलाइज डिसीजन दिया है कि अगर पेशेंट ट्रीट जैसे था वैसा होके जा रहा है तो आपको पॉलिसी टर्म्स कंडीशन के हिसाब से पैसा मिलेगा, और अगर पेशेंट उस कंडीशन में वापस नहीं जा रहा है तो एक कैपिंग होगी कि सम एश्योर्ड के कुछ परसेंटेज और कुछ नंबर ऑफ डेज तक, यानी जब तक पेशेंट को डॉक्टर वेजी डिक्लेयर नहीं कर देता तब तक का खर्चा अप टू एक लिमिट तक मिलेगा। तो ये भी आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी से जान लेना जरूरी है कि अगर वेंटिलेटर पे पेशेंट गया और जिंदा वापस नहीं आया तो क्या पैसा कितना कटेगा। पहले तो नहीं ही मिल रहा था, जो अब आईआरडीए ने रैशनलाइज करके कुछ अमाउंट तक कवर किया है, और अगर पेशेंट रिकवर होके वापस आ जाता है तो पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा। लेकिन ये लिमिट और कितने दिन के लिए मिलेगा वो कंडीशन आपको समझना, जान लेना बहुत जरूरी है। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स जो पॉलिसी में कवर नहीं थे, जैसे तारे जमीन पर हमने देखा स्पीच डिसऑर्डर हो, स्टैमरिंग हो रहा हो या डिसलेक्सी हो, अगर उसकी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो दैट विल गेट कवर्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। पुश्तों से चली आई हुई कुछ बीमारियां जो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं कर रही थी वो अब कवर होने जा रही है। यानी आप सोच सकते हैं कि इंश्योरेंस का डेफिनेशन जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस होते जा रहा है और हम कवरेज की डेफिनेशन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें पहली दफे कवर हो रही है तो इसका वेटिंग पीरियड और इसकी कैपिंग सम एश्योर्ड
ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद प्यूबर्टी और मेनोपॉज रिलेटेड डिसऑर्डर, ये आज तक कवर नहीं होते थे, लेकिन मेनोपॉज डिसऑर्डर्स जो हो जाते हैं उसकी वजह से अगर कुछ सीवियर प्रॉब्लम हो, सीवियर ब्लीडिंग हो और पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी हो जाता है, तो even that gets covered. But for all of this, as I mentioned, you must know the waiting period and the cappage of the insurance company with which you are dealing. दोस्तों, बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स थी जो हमारी पॉलिसी की टर्म्स कंडीशन में नहीं बैठती थी। जैसे मैंने आगे कहा, वैसे मेडिकल साइंस एडवांस होते जा रहा है। पहले एक अपेंडिक्स के लिए 15-15 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, आज आदमी बाईपास करा के 2 दिन में घर पे आ जाता है। तो ऐसी कई चीजें एडवांस होती गई, लेकिन पॉलिसी में न तो पॉलिसी इन पेशेंट में बैठता था और ना ही डे केयर प्रोसीजर में बैठता था। तो काफी सारी प्रोसीजर जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंसिव थी वो पॉलिसी में कवर नहीं हो पा रही थी। तो ये जो 11 प्रोसीजर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, वो 11 की 11 प्रोसीजर को इन्होंने कवर करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। मैं टोटल 11 में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें से 2 जो बहुत ही जरूरी है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें पहली है रोबोटिक सर्जरी। दोस्तों, मेरे कैरियर में रोबोटिक सर्जरी वर्ड में गए 4-5 साल से सुनने लगा। काफी इंश्योरेंस मेरे एक डॉक्टर क्लाइंट थे जिनको अनफॉर्चुनेटली कैंसर हुआ और उन्होंने जो सर्जरी करवाई वो रोबोटिक सर्जरी करवाई, और तब मुझे पता चला कि नॉर्मल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में 2.5 से 3 गुना एक्सपेंस में फर्क आता है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि रोबोटिक सर्जरी से 3 फायदे होते हैं। कम से कम खून निकलता है, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट ऑपरेशन होता है और हॉस्पिटल में ज्यादा रहना नहीं पड़ता है। तो रोबोटिक सर्जरी अब कवर हो जाएगी। इसकी लिमिट क्या होगी वो सारा आपको मैंने कहा वैसे आपने चेक करना है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी जो आज के दिन की जरूरत है वो अब हमारी पॉलिसी कवर करने लगेगी। स्टेम सेल थेरेपी, ये भी एक किस्म का कैंसर का क्योर है, और जहां तक मेरा नॉलेज जा रहा है, ये स्टेम सेल थेरेपी से काफी लोग फास्ट रिकवर होने लगे हैं। जो आप अगर गूगल करेंगे तो आपको हमारे कुछ सेलिब्रिटीज, हमारे कुछ स्पोर्ट्समैन के बारे में पता चलेगा कि स्टेम सेल थेरेपी से कितनी फास्ट रिकवरी हुई और कितनी लॉन्गिटिविटी बढ़ी। तो ये 11 की 11 प्रोसीजर जो मैंने आपके स्क्रीन पे दिखाई वो कवर होते जा रही है। लेकिन ये 2 जो जिसका इंपॉर्टेंस मैं जानता हूं बहुत 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 है, जो अपनी पॉलिसी में कवर होने लगे। आखिरी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जो मोस्ट क्रूशियल, जिसकी वजह से मैक्सिमम क्लेम रिजेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम मिसअंडरस्टैंडिंग क्लाइंट की, एजेंट की और इंश्योरेंस कंपनी की होती है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। IRDA ने उसको भी स्टैंडर्डाइज और सिंप्लीफाइड करके पेश किया है, जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिसीज बोलते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसीजर में IRDA ने प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन की, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया है, जिससे काफी बड़े सेगमेंट पॉपुलेशन को वो हम इंश्योरेंस कैटर कर सके। डेफिनेशन सिंपल है, जो 3 हिस्सों में हम समझ सकते हैं। पहला हिस्सा जो कहता है कि एनी एलिमेंट और डिसीज डायग्नोज्ड बाय अ फिजिशियन 48 months before, within the period of 48 months before the issuance of health insurance, will be considered as pre-existing disease. Second, the disease or an ailment for which a medical advice or a treatment is recommended by a doctor, qualified doctor, will also be considered as pre-existing disease. And third, which is little difficult, but yes, that also is included, that any conditions which results into symptoms or any signs which is resulted within 3 months of issuance of policy. मतलब पॉलिसी लेने के 3 महीने के अंदर अगर ऐसी कोई कंडीशन, सिम्टम्स या सिग्नल्स आते हैं, तो वो जिस बीमारी के लिए आते हैं उसे भी प्री एग्जिस्टिंग कहा जाएगा। अब मेरा खुद का जब क्लैरिटी नहीं था तो मैं ये सोचता था कि तो उसका मतलब ये कि मुझे 10 साल से डायबिटीज है, तो 4 साल के अंदर नहीं है तो मेरा डायबिटीज कवर हो जाएगा। वो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जैसे मैंने पहले कहा, वैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये कंडीशन है।
डिसीज जो क्योर हो सकता है, कंडीशन जो कंट्रोल हो सकती है। तो जो डायबिटीज ब्लड प्रेशर है उसको हम अभी इसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। अगर वो है तो वो प्री एग्जिस्टिंग है, उसको पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने एक क्लाइंट का मेजर एक्सीडेंट हुआ था और 9 साल पहले उनको काफी इंजरीज थी और बड़े ऑपरेशन सर्जरीज करानी पड़ी थी, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उनकी प्रपोजल। तो उस बीमारी को 4 साल हो गए हैं, वो 4 साल में डायग्नोज नहीं हुई है। किसी को हर्निया हुआ है, किसी को अपेंडिक्स हुआ है, किसी को कोई किडनी स्टोन हुआ है। अगर वो 4 साल के पहले है तो उसको प्री एग्जिस्टिंग नहीं कहा जाएगा, और अगर 4 साल के अंदर है तो उसको प्री एग्जिस्टिंग कहा जाएगा। बहुत ही सिंप्लीफाई किया है। और दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर मेडिक्लेम पॉलिसी बेच के अपने को भी शांति खरीदनी है और क्लाइंट को भी शांति देनी है, तो कोशिश करके ये 4 सवाल जो मैं फॉलो करता हूं, शायद आप फॉलो करें ना करें, अगर आपको लगे करना चाहिए तो करना चाहिए। पहला सवाल कि आपको बर्थ से लेके आज तक अगर कहीं पर भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, और अगर वो जवाब हाँ आता है तो आगे क्या पूछना है आपको मालूम है। दूसरा सवाल, क्या आपको कोई रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है किसी भी चीज के लिए, विटामिन, प्रोटीन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, व्हाटएवर, आर यू ऑन एनी मेडिकेशन एवरी डे बेसिस? दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर उसमें हाँ आता है तो आपको क्या सवाल पूछना है आपको आगे पता है। तीसरा और अहम क्वेश्चन, सिगरेट, तंबाकू और दारू क्या आदत है, कितने साल से है और कितनी सीवियर है, कितनी सिगरेट पीते हैं, कितने दारू पी जाते हैं और कितना तंबाकू खाते हैं। ये भी देखिए, जितना क्लियर हम पॉलिसी बेचने के वक्त रहेंगे उतना मजा क्लेम सेटलमेंट करने का आएगा, उतना गुडविल और उतनी दुआएं हमको मिलती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये आप भी फील कर पाएंगे। तो और चौथा और आखिरी सवाल कि गए 5 साल में, ये आपको 5 साल के लिए पूछना है क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल हम आगे पूछ लिए हैं। गए 5 साल में आपको एमआरआई स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी या मेमोग्राफी कराना पड़ा है? कराना पड़ा तो क्यों कराया? रेगुलर हेल्थ चेकअप था या कुछ तकलीफ थी? आपको अगर ये 4 सवाल बराबर पूछना आ गया और अगर आपके क्लाइंट ने ये 4 सवाल का जवाब आपको जेन्युइनली दे दिया, मैं छाती ठोक के बोल सकता हूं कि आपको क्लेम में दिक्कत नहीं है, because you are very clear in talking to the client while selling the policy, so you have the confidence in dealing with the insurance company in the event of a claim. Thank you very much for watching this video. God bless you all. देखिए, ये जो वीडियो है ये हर एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना चाहिए। हर एक फाइनेंशियल एडवाइजर को इस वीडियो में दी गई जानकारी का पता होना चाहिए, क्योंकि इस जानकारी के पता होने से एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर अपने कस्टमर के सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दे सकता है। नहीं सिर्फ इतना, बल्कि एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर को पता चलेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई है और फ्यूचर में ये और कितनी बड़ी होने वाली है। इस वीडियो को नहीं सिर्फ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कलीग्स को भेज सकते हैं, बल्कि आप अपने कस्टमर्स को भी भेज सकते हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ एक नए वीडियो में हम आपको फिर दिखाई देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।